students, welcome to second session of the topic Indian economy on the eve of independence. In the last session, we have covered the subtopics colonial exploitation of Indian economy, features of Indian economy on the eve of independence, and agriculture sector on the eve of independence. In this session, we will cover the subtopics industrial sector on the eve of independence and foreign trade under British rule. Now coming to industrial sector on the eve of independence. इसके अलावा हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ पॉलिसी का क्या मतलब है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. टैरिफ पॉलिसी का मतलब है जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी को हम चार्ज करते हैं, और डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब डिफरेंट रेट चार्ज करना. हम जब भी अपने इकोनॉमी से कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, अपने इकोनॉमी से गुड को एक्सपोर्ट करना, अपने फिनिश गुड्स को दूसरी इकोनॉमी में सेल करना, तो हम उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा देते हैं जिससे कि उस ट्रेडिंग से हमारी इकोनॉमी को फायदा हो, हमारे पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज आए और हम उसको अपनी कंट्री के वेल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सकें. और जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई सामान लेते हैं, तो उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है. इसका फायदा क्या होता है, उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन मिलती है. प्रोडक्शन इन द सेंस जो भी इंपोर्टेड गुड्स हम ले रहे हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, उनका प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया. प्राइस हाई होने की वजह से सिर्फ जो एलिट ग्रुप है, सिर्फ वही ग्रुप जो होता है वो इंपोर्टेड गुड्स को परचेज करता है, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन मिलती है. पर जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या गेम प्ले करी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को स्टार्ट किया. इसके दो डायमेंशन थे, वो ये कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. उन्होंने हमारी इकोनॉमी से अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लिया. कौन सा रॉ मटेरियल? रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, रॉ वूल, और हमारा ही रॉ मटेरियल यूज करके, उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार किए, टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पे. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब जब उन्होंने हमारी इकोनॉमी में ये प्रोडक्ट सेल करे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी. उनका प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा महंगे नहीं हुए, उनके प्रोडक्ट के प्राइस बल्कि हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्ट से भी सस्ते थे. उन्होंने इस तरह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल से और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जो फाइनल गुड्स उन्होंने हमारी इकोनॉमी में सेल करे वो बहुत ही सस्ते थे, क्योंकि उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी, उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं थी. जो रॉ मटेरियल उन्होंने लिया, उनके इनपुट्स भी बहुत सस्ते थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती पड़ी. जब उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती पड़ी तो उनके गुड्स उनको सस्ते पड़े और उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, इंडियन इकोनॉमी की इंडस्ट्री को. ये गेम प्ले करा था ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी में आकर. नेक्स्ट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. हम सबको पता है इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी में नवाब्स, राजास ये सब रूल करते थे. जितने भी ये नवाब और राजास थे, ये हमारे जितने भी क्राफ्ट्समैन, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो भी हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स बनाते थे, इनको अच्छे से रिलिश करते थे. हमारे मेन कंज्यूमर्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के मेन कंज्यूमर्स ये नवाब्स और राजास. ब्रिटिशर्स ने आते ही सबसे पहला क्या काम किया, इन नवाब्स और राजास को हटा दिया. ये लोग अपने गवर्नर्स को ले आए, ब्रिटिशर्स अपने गवर्नर्स को ले आए. और जैसे नवाब ऑफ बंगाल का हमने पढ़ा भी है कि जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को फाइट में हरा दिया था और खुद का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव उस समय आ गया था. तो जितने भी नवाब और राजास हैं उस समय टोटली इन्होंने हटा दिए. हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड भी कम कर दी. जब हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने गुड्स को हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया. उनके गुड्स हमारी मार्केट से सस्ते थे. हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड. उनके पास उनके प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड ही नहीं बची. तो इस तरह से उन लोगों ने ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, जो हमारा बेसिक था इंडस्ट्री सेक्टर का, उन्होंने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. ब्रिटिशर्स आए, हमारा ही रॉ मटेरियल यूज किया फ्री में और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर दिया. जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट हमारी और इकोनॉमी में सेल किया तो बहुत ही सस्ता था, हमारी अपने इंडियन प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा सस्ता था. तो एक कंपटीशन मिला
डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उन ब्रिटिश इंडस्ट्री से। जबकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सके। हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सके। पर यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी थी नहीं, उल्टा क्या हुआ, कंपटीशन मिल गया हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ब्रिटिश इंडस्ट्री से। उनके प्रोडक्ट्स थे मशीन मेड, उनके प्रोडक्ट्स बल्क में प्रोड्यूस होते थे, वो भी लो कॉस्ट प्रोडक्शन में, और हमारे प्रोडक्ट्स से सस्ते थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारे अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट से वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रही। जब उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रही, वो टोटली क्या हो गए, शट डाउन हो गए। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ब्रिटिशर्स आए, उनके साथ उनका कल्चर भी आया। लोगों ने अब इंडियन जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता की डिमांड बंद करी और लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ काफी इन्फ्लुएंस हुए। जब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस हुए तो हमने भी लोगों ने वेस्टर्न गुड्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। और वेस्टर्न गुड्स जो थे वो ऑब्वियसली मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो सस्ते थे हमारे इंडियन गुड्स से। जब ये पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हुआ, लोगों ने वेस्टर्न गुड्स की डिमांड स्टार्ट कर दी, तो उनकी इंडस्ट्रीज और फ्लरिश करती गई और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो गई, और बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती चली गई। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। हमारी इंडियन इकोनॉमी में रेलवेज कौन लेकर आए, ब्रिटिशर्स। जब फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1853 में, बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में। 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई, दैट इज 1853, और कहां से कहां तक, बॉम्बे से थाने तक। जब ये रेलवे लाइन इन्होंने स्टार्ट की तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए, हम इंडियंस को उन रेलवेज को यूज करने की परमिशन नहीं थी। वो इन रेलवे लाइंस का यूज करते थे अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। जब उनके प्रोडक्ट्स इजीली एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ट्रांसफर इजीली होने लगे लो कॉस्ट के साथ, तो उनकी मार्केट का साइज क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। उनकी मार्केट का साइज एक्सपैंड होने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो हो गई, वाइड स्प्रेड हो गई। पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ ब्रिटिश गुड्स की ही डिमांड होने लगी इन रेलवेज की इंट्रोडक्शन की वजह से। अगर सूरत में, बॉम्बे की जो कॉटन मिल है जो सूरत में है, अगर सूरत के अंदर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था तो वो सूरत का प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहा था, वो साउथ में भी पहुंच रहा था, वो नॉर्थ इंडिया में भी पहुंच रहा था। क्यों, क्योंकि इन रेलवेज की इंट्रोडक्शन की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किस तरह से ब्रिटिश सेक्टर ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली डिस्ट्रॉय, डैमेज करके रख दिया। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स जब ये ब्रिटिश रूल आया, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पर। लेट्स स्टडी। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कौन है, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, हमारे प्रोडक्ट्स के, इंडियन प्रोडक्ट्स के क्या थे, एक्सपोर्टर थे। इंडियन प्रोडक्ट्स कौन से, रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल वो अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करते थे आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वो रॉ मटेरियल थे कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इंडिगो। वो हमसे ही हमारा रॉ मटेरियल यूज करते थे। मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि इन्होंने क्या किया। वो बने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के इस पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लेना कि ये पॉइंट हर आंसर में रिपीट हो रहा है। उन्होंने कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इंडिगो का हमसे ड्यूटी फ्री रेट्स पर एक्सपोर्ट करा और फाइनल गुड्स, टेक्सटाइल्स और कैपिटल गुड्स को हमारी इकोनॉमी में सेल करा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सस्ते रेट्स पर। और जिसके वजह से क्या हुआ, हमारी अपनी इंडियन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री टोटली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल रुइन कर गई। नेक्स्ट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इस चीज के भी 2-3 डायमेंशंस हैं। एक तो more than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain.
हमारा मेजर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कौन था? ग्रेट ब्रिटेन। हम ज़्यादातर ट्रेडिंग सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही करते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास इतनी भी परमिशन नहीं थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और इकोनॉमी के साथ ट्रेडिंग करें। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमसे हमारा ही एक्सपोर्ट करती थी, वो अपने इनपुट्स के लिए हमारे ही गुड्स का एक्सपोर्ट करती थी, अपने इनपुट्स के लिए, अपने इंडस्ट्री के इनपुट्स के लिए। और उन्होंने जो हमें इंपोर्ट किया, जो हमने उनसे इंपोर्ट किया, वो भी ड्यूटी फ्री रेट पर, जिसकी वजह से हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हो गई टोटली डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और उनकी जो मार्केट थी, जो ब्रिटिश गुड्स की मार्केट थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती गई। ब्रिटिश गुड्स के डिमांड बढ़ती गई क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से सस्ते थे। नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। हम जब भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि उस ट्रेडिंग से हमारे को कुछ सरप्लस बचे, हमारे पास कुछ सेविंग हो फॉरेन एक्सचेंज की, जिसे हम अपने इकोनॉमी के वेल एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए यूज कर सके। बट यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट किस लिए करते थे? एक्सपोर्ट इसलिए करते थे कि एक्सपोर्ट पे हम ड्यूटी लगाएं, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाएं, और जो भी हम अपने इकोनॉमी का प्रोडक्ट दूसरी इकोनॉमी में सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास कुछ सरप्लस बच सके। बट यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी तो थी नहीं, हमारे को कुछ भी सरप्लस नहीं बच पा रहा था, और जो इंपोर्ट कर रहे थे वो भी ड्यूटी फ्री था। उससे क्या हुआ? जो उनकी इंडस्ट्रीज ने हमारे इंडस्ट्रीज को एक कंपटीशन दिया, हम अपने ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन नहीं कर पाए, हमारे पास कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस नहीं था, हम कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज को सेव नहीं कर पा रहे थे। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ, अगर इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेडिंग में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत जो सरप्लस बचता था, तो उसको कौन ले लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस सरप्लस को सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस के लिए यूज करती थी, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वो सरप्लस बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता था। यही कारण है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा इंडिया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद बिल्कुल ही उसका फॉरेन एक्सचेंज, उसकी सारी जो वेल्थ थी, इन लोगों ने खत्म कर दी। इसी के कारण है इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ 1857 में, 1947 में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। In the next session, we will cover our next topics. Till then, have a good day. Thank you.